स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज की एमसीक्यू सीरीज को ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 150 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952। ठीक है, तो हम इन दोनों एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगी मैं। इसके अलावा मैं इसका जो पीडीएफ है और पिछले लेक्चर का भी पीडीएफ मैं कुछ टाइम में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी आफ्टर माइनर चेक्स एंड करेक्शन। तो आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ले ऑफ कंपनसेशन इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ व्हाट ऑफ एवरेज वेजेस। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर जो है ले ऑफ कंपनसेशन प्रोवाइड कराता है कंपनी, अगर वो किसी एम्प्लॉय को या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को ले ऑफ करता है। तो उस केस में कितने तक की कंपनसेशन दी जाती है? 15 डेज, 15 डेज की सैलरी का 50%, 60% और 75%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जितनी भी सैलरी है उसका जो है 50% तक ले ऑफ कंपनसेशन मिलता है ऑफ एवरेज वेजेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेज गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1946। इनमें से कौन सा ऐसा है जो वेज की डेफिनेशन में नहीं आता है एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936? क्या ऑप्शन है? बेसिक वेज, डियरनेस अलाउंस, ग्रेचुइटी या ऑल ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, ग्रेचुइटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया द प्रोविजन ऑफ चेक ऑफ हैज बीन एक्सेप्टेड? जो चेक ऑफ की प्रोविजन है, ये मैंने ट्रेड यूनियन वाली एमसीक्यू में आपसे एक बार डिस्कस भी किया है, तो वहां से जाके आप इस चीज को डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, नाउ जो चेक ऑफ की प्रोविजन है वो इनमें से किस एक्ट में एक्सेप्ट की गई है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 या फिर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक है, नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मैक्सिमम वेज पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ वेज टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर्स शुड नॉट एक्सीड। जो मैक्सिमम वेज पीरियड है, मतलब कितने दिन काम करने के बाद जो है ये दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी एम्प्लॉय को, तो या तो वो 7 डेज होता है या फोर्टनाइटली होता है, मतलब 15 दिन, या फिर डेली वाला भी होता है कि आप डेली काम कर रहे हो, डेली उनको पे कर रहे हो। लेकिन मैक्सिमम कितना होगा? 30 डेज। एक महीने से ज़्यादा आप किसी की जो है वेजेस को नहीं रोक सकते हो, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 30 डेज। ठीक, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज शुड नॉट एक्सीड डैश एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। जो आपकी डिडक्शन होगी वेजेस से, सपोज करो आपने कोई लोन ले रखा है, उस केस में आपकी सैलरी से डिडक्शन कर रही है कंपनी, तो वो मैक्सिमम कितना कर सकती है आपके सैलरी से एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936? ऑप्शन क्या है हमारे सामने? 50%, 70%, 25% एंड 40%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, मैक्सिमम वो 50% तक आपके सैलरी से जो है लोन को लेके या एडवांसेस को लेके डिडक्शन कर सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन शुड बी रिकवर्ड विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच फाइन वॉज इम्पोज एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। अगर एम्प्लॉय ने किसी तरीके का, एम्प्लॉयर ने किसी तरीके का फाइन लगाया हुआ है, तो वो उसको कितने दिन के अंदर रिकवर कर सकती है? ठीक है, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज और 75 डेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 डेज। ठीक है, तो जो भी फाइन लगी है एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को, वो 60 डेज के अंदर जो है वो रिकवर होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेज द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 वाज इनएक्टेड? इनमें से किस पर्पस, क्या पर्पस रहा था जो पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 जो इनैक्ट हुआ था? जब टू फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेज इन स्वेटी इंडस्ट्रीज, टू इंश्योर पेमेंट ऑफ इक्वल रेन्यूमरेशन टू बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर, टू रेगुलेट पेमेंट ऑफ वेज या ऑल ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, टू रेगुलेट पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस की पेमेंट की रेगुलेशन के लिए जो है ये वाली एक्ट इनैक्ट हुई थी, आई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the payment of wages act 1936 does not apply to workers whose wage exceed। कितनी सैलरी तक में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एप्लीकेबल होता है? 4000 पर मंथ, 8000 पर मंथ, 16000 पर मंथ एंड 24000 पर मंथ। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, 24000 पर मंथ।
इन सारे एक्ट्स का डिस्कशन ऑलमोस्ट मैंने किया हुआ है, तो एक्ट्स की सीरीज में जाके आप पहले एक्ट को अच्छे से समझें इस एमसीक्यू को देखने से पहले, तो आपको एमसीक्यू बेटर समझ में आएगा। यहाँ सिर्फ मैं क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर रही हूँ, एक्ट को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपको एक्ट समझना है तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके पहले उसको देखें, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नो वेजेस पीरियड फिक्स्ड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 शैल एक्सीड, ठीक है, कितने दिन तक एक्सीड नहीं करेगा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, वही चीज़ है। 7 डेज, फोर्टनाइटली, 1 मंथ या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 मंथ के अंदर आपको सैलरी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 किस कमिटी के रिकमेंडेशन में पास हुआ है? द फेयर वेजेस कमिटी, द री कमिटी, द रॉयल कमीशन ऑन लेबर, द नेशनल कमीशन ऑन लेबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, रॉयल कमीशन ऑन लेबर वाली जो कमेटी है, ऑप्शन सी, इसी के थ्रू जो है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 पास हुआ था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 द एस्टैब्लिशमेंट वेयर 1000 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड मस्ट बी, वेजेस मस्ट बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ, अगर आपके कंपनी में 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत सैलरी जो है वो कब तक मिल जानी चाहिए? 7th डे फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ द वेज पीरियड, 8th डे फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द वेज पीरियड, 9th डे फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द वेज पीरियड, या फिर 10th डे ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वेज पीरियड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 10th डे फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द वेज पीरियड। सपोज करो आपका मंथली सैलरी है और आपकी 30 तारीख को आपका महीना हो जाता है, तो उसके अगले 10 दिन तक, मतलब 10 तारीख तक जो है एम्प्लॉयर को आपको सैलरी दे देनी पड़ेगी अगर आपके यहाँ 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन आर नॉट ऑथराइज अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इसमें से कौन सी डिडक्शन जो है वो ऑथराइज नहीं है एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936? क्या ऑप्शन है? कंट्रीब्यूशन पेड अंडर ईएसआई, ऑब्वियसली ईएसआई का कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो एम्प्लॉयर काटेगा ही। ईपीएफ का अगर कोई कंट्रीब्यूशन है वो भी काटेगा। डिडक्शन टुवर्ड्स इनकम टैक्स का डिडक्शन है वो भी होगा। डिडक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द वर्कर्स फैमिली ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, ये वाला नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन इंक्लूडिंग डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर आपने एम्प्लॉयर के थ्रू किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लोन लिया हुआ है तो उसमें आपकी सैलरी से मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है? एम्प्लॉयर से अगर लिया हुआ है वो तो 50% से ज़्यादा आपकी सैलरी से डिडक्शन नहीं होगा महीने में, लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लोन या एडवांसेस है तो उस केस में कितना है? 50%, 65%, 75% या 80%? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, 75% तक मैक्सिमम डिडक्शन वो कर सकती है आपकी सैलरी से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग लेस देन 1000 वर्कर्स, जहाँ पे 1000 से कम वर्कर है वहाँ पे वेजेज आपको कितने दिन के अंदर जो है एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी? 1000 से ज़्यादा है उस केस में तो 10 तारीख तक आपको देना पड़ेगा, मतलब जब भी आपका वेज पीरियड कंप्लीट हो रहा है उससे 10 दिन तक। नाउ इसमें क्या है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पे डे, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5th डे, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 7th डे एंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 10th डे। क्या हो जाएगा आंसर? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे, मतलब जब भी आपका वेज पीरियड कंप्लीट हो रहा है, अगर 30 तारीख को कंप्लीट हो रहा है तो 7 तारीख तक जो है एम्प्लॉयर को आपको सैलरी दे देनी पड़ेगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेजेस अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कैन नॉट बी पेड, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत जो आपको वेजेस दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी, वो किस फॉर्म में दी जाएगी? कैश के फॉर्म में दे सकते हैं, चेक के फॉर्म में भी दे सकते हैं, बाय क्रेडिटिंग इन बैंक अकाउंट ऐसे भी दे सकते हैं, इन काइंड वाला नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन बी इसमें विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड डिडक्शन अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इनमें से कौन सा जो है ऑथराइज्ड डिडक्शन है अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936? ईएसआई से डिडक्शन हो सकता है, ईपीएफ से भी डिडक्शन हो सकता है, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथराइज्ड डिडक्शन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इनमें से कौन सी डिडक्शन जो है वो ऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं है एज पर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936? क्या ऑप्शन है? डोनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है, कर सकते हो आप पीएम रिलीफ फंड में डोनेट। पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ ट्रेड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये भी हो सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ शेयर्स इन द शेयर मार्केट, ये वाली डिडक्शन मेरे को गलत लग रही है। पेमेंट ऑफ ड्यूज एज अ
ऑफ अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी अब डिडक्शन हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसमें बनेगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड बाय एज एन एम्प्लॉयर ऑन, किस पे आप फाइन इम्पोज नहीं कर सकते हो? वुमेन वर्कर, इन पे फाइन इम्पोज हो सकती है। वर्कर एवर 50 ईयर्स ऑफ एज, इन पे भी होगी। अनकन्फर्म्ड एम्प्लॉय, ठीक है, तो क्या है? ए पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, मतलब आप चिल्ड्रन को जो है उससे आप फाइन नहीं ले सकते हो किसी भी तरीके का। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन विच मे बी इम्पोज इन एनी वेज पीरियड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एट 1936 शैल बी स्पेंट ओनली। जो टोटल अमाउंट ऑफ फाइन है किसी भी वेज पीरियड का किसी एम्प्लॉयड पर्सन का, वो कितना हो सकता है? ₹30। 1% ऑफ द वेज पेएबल टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट वेज पीरियड, मतलब जिस वेज पीरियड में उसने किसी भी तरीके का कॉन्ट्रावेंशन किया है उस वेज पीरियड में जितनी भी उसकी सैलरी बनती है उसका 1%, या फिर 3% ऑफ द वेज पेएबल टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ वेज पीरियड, या फिर 5% ऑफ वेज पेएबल टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ वेज पीरियड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3% ऑफ द वेज पेएबल टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट वेज पीरियड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कर्स who have some complaint with regard to their delayed payment of wages, अगर delayed payment है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को और उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉय को कोई कंप्लेंट है, ठीक है, या फिर कोई अनऑथराइज डिडक्शन हुआ है उनकी सैलरी से, तो वो अपनी जो कंप्लेंट है वो कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं? इधर देमसेल्फ, या तो वो खुद रजिस्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, थ्रू अ लीगल प्रैक्टिशनर, किसी लॉयर के थ्रू कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर एनी ऑफिशियल ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट से रिलेटेड है। तो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 काफी इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड हम देखेंगे आगे के एमसीक्यूज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट विच इज अ फैक्ट्री इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री इन विच, कितने लोगों पे ये एक्ट एप्लीकेबल है? ईपीएफ एंड एमपी एक्ट ये आपका एप्लीकेबल है 10 और मोर देन 10 मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड, गलत। 20 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड, 50 और मोर पर्सन गलत है। 100 और मोर पर्सन गलत है। कितना है? 20 या फिर उससे ज़्यादा पर्सन को आपको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। उस केस में जो है आप ईपीएफ एंड एमपी एक्ट उस फैक्ट्री या उस एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होगी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्कर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 विल बी, वर्कर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? लोअर देन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूशन से कम, या फिर ज्यादा, या बराबर, या नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी। प्रेजेंट में कितना है अभी? 12% एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड 12% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 8.33% पीएफ के टुवर्ड्स जाता है और 8.33% पेंशन फंड में जाता है, ठीक है, एंड 3.67% कहाँ जाता है? पीएफ फंड में ही जाता है, ठीक है। और एम्प्लॉय का सारा कॉन्ट्रीब्यूशन किस में जाता है? पीएफ फंड में। डिटेल में मैंने ईपीएफ एंड एमपी एक्ट को अपने लेक्चर सीरीज में कवर किया है, तो वहां से जाके आप एक बार जरूर देखें एमसीक्यू देखने से पहले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वर्कर डिजायर टू कंट्रीब्यूट मोर देन 12% इन हिज प्रोविडेंट फंड, अगर कोई वर्कर अपना 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना चाहता है पीएफ फंड में, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? कैन नॉट बी अलाउड टू डू सो, नहीं कर सकता है। कैन बी अलाउड टू डू सो, एक्ट इज साइलेंट इन दिस रिगार्ड, या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? ही कैन बी अलाउड टू डू सो, वो वॉलेंटरीली जो है कंट्रीब्यूशन अपना 12% से ज्यादा पीएफ फंड में जमा करवा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द 12% कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन फंड एक्ट 1952 विल बी ऑफ, जो 12% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन? 12% ऑफ व्हाट? बेसिक वेज, या फिर बेसिक वेज एंड डियरनेस अलाउंस, या बेसिक वेज, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेशन, या ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेजेस का डेफिनेशन ईपीएफ एंड एमपी एक्ट में क्या है? बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंस, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसी का जो है कटता है पैसा, इसी का 12%, जिसकी वेज सीलिंग अभी कितनी चल रही है? फिलहाल 15,000 रुपये चल रही है 2014 के बाद से। 1 सितंबर 2014 ऑनवर्ड से कितनी वेज सीलिंग है? 15,000 की, उससे पहले 6500 की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वर्कर डिजायर टू कंट्रीब्यूट मोर देन 12%, अगर कोई वर्कर 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो क्या कंडीशन होगी इसमें से? हिज एम्प्लॉयर शैल ऑल्सो बी अंडर ऑब्लिगेशन टू पे इक्वल टू द वर्कर, उसके एम्प्लॉयर को भी उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब 12% से ज्यादा करना पड़ेगा।
कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एम्प्लॉयर को कि उसको ऐसा करना पड़े। द एक्ट इज साइलेंट इन दिस रिगार्ड या नन ऑफ द अबव। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। एम्प्लॉई चाहे तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा के पे कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो भी अपना बढ़ा के कॉन्ट्रीब्यूशन दे। उसको अपना 12% जो है उतना तो बस देना ही पड़ेगा। उसके बाद उसकी मर्जी है वो आगे हायर वेजेस पे कंट्रीब्यूट करना चाहता है या नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट कवर्ड अंडर द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट। इसमें से कौन सी स्कीम ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है? कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम बिल्कुल कवर्ड है, एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम बिल्कुल ईपीएस के अंदर सब्ज्यूम हो गई, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम ये वाला कवर्ड नहीं है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम ये भी कवर्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? ठीक, द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एम्प्लॉइंग लेस देन 50% वर्किंग विद द एड ऑफ द पावर। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या कहना है कि 50 से कम लोग अगर हैं तो वहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इट मेक्स प्रोविजन फॉर पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन, ये तो बिल्कुल सही है। देर इज नो वेज लिमिट टू बी कवर्ड अंडर द एक्ट, कोई वेज लिमिट नहीं है, ये तो गलत है, वेज लिमिट अभी 15,000 की चल रही है। द एक्ट एज अ प्रोविजन रिलेटिंग टू ईडीएलआई स्कीम एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ये भी सही है एंड ये भी सही है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में वो तभी कवर होगी जब उसमें 50 या उससे ज़्यादा लोग काम करेंगे, अदरवाइज वो कवर्ड नहीं होगी। तो इसका आंसर ए, बी एंड डी हो जाएगा। क्या आंसर है इसमें? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट वेज लिमिट टू बी एलिजिबल टू बी कवर्ड अंडर द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952। प्रेजेंट में कितनी वेज लिमिट चल रही है? 6,000, 6500, 15,000 या 12,500? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी। ये कब से चल रही है? सितंबर 2014 ऑनवर्ड से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर ईपीएफ आर अपॉइंटेड बाय, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, सीबीटी होती है ईपीएफओ में, उसके चेयरमैन और मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर, और इसका चेयरमैन होता कौन है? इसका चेयरमैन होता है लेबर मिनिस्टर। ठीक है, अंडर दिस एक्ट हाउ मेनी मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेंट्रल बोर्ड रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉइज इन द एस्टैब्लिशमेंट टू विच स्कीम अप्लाइज। ठीक है, कितने मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, जिसमें ये स्कीम अप्लाई होती है, किसमें? सीबीटी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में। एम्प्लॉय साइड से कितने लोग होते हैं जिसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। 15, 10, 12 या 20? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मैंने इसका पूरा स्ट्रक्चर सीबीटी का सब कुछ ईपीएफ एनएमपी एक्ट के लेक्चर सीरीज में करवाया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं डिटेल में। द अकाउंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड इज ऑडिटेड एनुअली बाय, जो सेंट्रल बोर्ड का अकाउंट होता है, सीबीटी का जो अकाउंट होता है, उसको कौन ऑडिट करता है? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। कौन है अभी सीपीएफसी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एनी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या एनी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, सीएजी जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अकाउंट को ऑडिट करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रावीन्स और मेक डिफॉल्ट in complying with the provision of section 6 of the act shall be punishable with imprisonment for the term which may extend to how many years। अगर कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रावीन करता है ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के किसी भी प्रोविजन को, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट कितने साल तक की हो सकती है? 3 साल, 2 साल, 1 साल या 5 साल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, 3 years तक का उसको मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट शैल नॉट एप्लीकेबल टू एनी एस्टैब्लिशमेंट registered under the cooperative societies 1912 employing less than dash persons and working without the aid of the power। बेसिकली ये कह रहा है ये ईपीएफ एंड एमपी एक्ट में अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के अंदर कवर होने के लिए? 20, 50, 100 या 70? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी। अगर 50 से कम लोग हैं तो उसको ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के अंदर कवर होना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ डैश क्लास सेल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट। कौन सा कोर्ट जो है मतलब मिनिमम कौन सा कोर्ट चाहिए अगर कोई ऑफेंस है उससे जुडिस्डिक्शन के लिए, जजमेंट के लिए? हाई कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट सबसे लोएस्ट ऑर्डर कोर्ट होता है सिविल मैटर में। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, या सुप्रीम कोर्ट? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ द
फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट। ये सबसे इंफीरियर कोर्ट है, इससे नीचे के कोर्ट ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के जजमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल बोर्ड आर एप्लीकेबल। सेंट्रल बोर्ड के इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बारे में ट्रू है? क्या आंसर है? द सेंट्रल बोर्ड फंड कमिश्नर सीपीएफसी इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है द सेंट्रल बोर्ड शैल मेंटेन प्रॉपर अकाउंट ऑफ इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिल्कुल अकाउंट मेंटेन करता है इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीएजी स्पेसिफाई इन द स्कीम, सही है। सेंट्रल बोर्ड शैल सबमिट एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स वर्क एंड एक्टिविटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, EPF appellate tribunal was constituted under which section of the act? जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है वो किस सेक्शन के अंदर मेंशन्ड है एक्ट में? 7D, 6A, 7C या 6D? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, अंडर सेक्शन 7D ऑफ द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में जो है लिखा गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम बेनिफिट अंडर ईडीएलआई स्कीम 1976? अभी प्रेजेंट में ईडीएलआई स्कीम के थ्रू मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलता है बेनिफिशियरी को? 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, 7 लाख तक का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्टिट्यूशन ऑफ द सीबीटी एज पर सेक्शन 5A ऑफ द ईपीएफ एक्ट इज कंस्टिट्यूटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का कॉन्स्टिट्यूट होता है वो कितने साल तक के लिए वैलिड होता है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? लेबर मिनिस्टर होते हैं। 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 6 मंथ्स, 5 ईयर्स या 4 ईयर्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, 5 साल के लिए वो रहता है, 5 साल के बाद फिर उसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्टिट्यूशन ऑफ द रीजनल कमिटी जो ऑफ एज पर पैरा 4 ऑफ द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट इज कंस्टिट्यूटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? रीजनल कमिटी कितने साल के लिए कंस्टिट्यूट होती है? 3 साल, 2 ईयर्स, 6 मंथ्स, 5 ईयर्स या 4 ईयर्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो रीजनल कमिटी है वो 3 साल तक के लिए कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी एज पर सेक्शन 5AA ऑफ द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट इज कंस्टिट्यूटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है वो कितने साल के लिए कंस्टिट्यूट होती है? 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 6 मंथ्स, 5 ईयर्स या 4 ईयर्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ईयर्स 6 मंथ्स के लिए कंस्टिट्यूट होती है। सबसे ऊपर होता है सीबीटी। सीबीटी को कौन असिस्ट करता है? एग्जीक्यूटिव कमिटी असिस्ट करती है। एग्जीक्यूटिव कमिटी को कौन असिस्ट करता है? रीजनल कमिटी करती है। ठीक है, now next question, as per EPS scheme pensionable member who have completed 10 years of service and are at least dash years of age but less than dash years can withdraw reduced person pension। ईपीएफ स्कीम के तहत अगर कोई पेंशनेबल मेंबर है जिसकी 10 साल की सर्विस पूरी हो गई है, ठीक है, तो वो रिड्यूस्ड पेंशन अगर अपना चाहे, अगर उसकी वैसे तो पेंशन आप 58 ईयर्स ऑनवर्ड्स आपको पेंशन लगेगी, ठीक है, लेकिन आप उससे पहले पेंशन लेना चाहते हो तो आप किस साल तक में पेंशन ले सकते हो जिसमें आपको क्या मिलेगा? रिड्यूस्ड पेंशन मिलेगा, अर्ली पेंशन मिलेगा। तो क्या एज होगी उसकी? 50 ईयर्स टू 60 ईयर्स, 45 ईयर्स टू 58 ईयर्स, 55 ईयर्स टू 60 ईयर्स या 50 ईयर्स टू 58 ईयर्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका एटलीस्ट 50 ईयर्स बट लेस देन 58 ईयर्स। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 58 ईयर्स ऑनवर्ड्स तो आपको पेंशन मिलेगी, जो आपका पेंशन है एक्चुअल वही, लेकिन अगर आप पहले पेंशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कम से कम 50 ईयर्स होना चाहिए और लेस देन 58 ईयर्स तक आपको क्या मिलेगा? इस अगर एज ग्रुप में आप अप्लाई करोगे तो उस केस में आपको रिड्यूस्ड पेंशन ही मिलेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरएनुएशन इन केस ऑफ ईपीएफ एंड एमपी एक्ट इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय मीन्स द अटेनमेंट ऑफ। जो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट में सुपरएनुएशन होता है जब से आपकी पेंशन लगनी स्टार्ट होती है वो कितने साल में है? 50 ईयर्स, 55 ईयर्स, 58 ईयर्स या 60 ईयर्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 58 ईयर्स के बाद आपका पेंशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप अपने जॉब में कंटिन्यू करते हो तो आपका जो पेंशन फंड का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है 8.33% का, वो कंट्रीब्यूशन आप कहाँ करेगा? पीएफ फंड में करेगा। ठीक है, पेंशन फंड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी आफ्टर अटेनिंग 58 ईयर्स ऑफ एज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ईपीएफ एक्ट द वेज सीलिंग इन केस ऑफ इंटरनेशनल वर्कर। इंटरनेशनल वर्कर के केस में वेज सीलिंग क्या होगी? नॉर्मल वर्कर्स के केस में तो आपका 15,000 है, लेकिन इंटरनेशनल वर्कर्स के केस में क्या है? 10,000, 12,000, 15,000 या वेज सीलिंग नॉट एप्लीकेबल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, वेज सीलिंग नॉट एप्लीकेबल। इंटरनेशनल वर्कर्स के केस में कोई वेज सीलिंग नहीं है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया हो। आज का लेक्चर यहीं तक था। इसके अगले लेक्चर में मैं और आगे के जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उसके एमसीक्यूज डिस्कस करूँगी। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।